सावधान करियर गाइडेंस सूरतगढ़ के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज के वीडियो की शुरुआत हम सफलता के इन 3 सूत्रों के साथ करेंगे। वर्क हार्ड, ड्रीम बिग एंड नेवर गिव अप। कठिन परिश्रम, सपने बड़े और कभी हार नहीं मानना। इन 3 सूत्रों के साथ आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। रीट परीक्षा के विषय बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों एवं तथ्यों की अभ्यास की कड़ी में हम कुछ नए प्रश्नों और तथ्यों के साथ उपस्थित हैं। आपके जो भी साथी किसी भी परीक्षा जैसे रीट, सी-टेट, यूपी-टेट, एच-टेट, पी-टेट, एमपी-टेट, यू-टेट, फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड किसी भी लेवल या किसी भी स्तर के शिक्षक भर्ती परीक्षा हेतु तैयारी कर रहे हैं तो आप उन्हें इस चैनल को सब्सक्राइब करने एवं लाइक करने के लिए प्रेरित करें। रीट परीक्षा के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र विषय का यूनिट फर्स्ट का पाठ्यक्रम इस प्रकार है। नाम बाल विकास, वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विशेष रूप से परिवार एवं विद्यालय के संदर्भ में एवं अधिगम से उनका संबंध, वंशानुक्रम एवं वातावरण की भूमिका। आइए आज का अध्ययन शुरू करें। प्रश्न संख्या 40। जैव पारिस्थितिकी मॉडल, इकोलॉजिकल मॉडल के किस स्तर में सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य, नियम, कानून, सामाजिक प्रथाएं एवं साधन आदि सम्मिलित होते हैं जिनसे बच्चों का विकास प्रभावित होता है? ऑप्शन ए मध्य मंडल, ऑप्शन बी लघु मंडल, ऑप्शन सी वृहत मंडल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी वृहत मंडल। उल्लेखनीय है ब्रोनफेन-ब्रेनर द्वारा प्रस्तुत सामाजिक सांवेगिक विकास का जैव पारिस्थितिकी मॉडल के अंतर्गत यह समझाने का प्रयास किया गया है कि बच्चे का विकास उसके इर्द गिर्द के वातावरण अर्थात संबंधों के अंतर्जाल से प्रभावित होता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि सामाजिक आर्थिक कारकों को भी वृहत मंडल में ही सम्मिलित करते हैं। साथियों, इस वीडियो में हमने प्रश्नों के प्रकार में परिवर्तन किया है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के स्थान पर अति लघुतरात्मक प्रश्न एवं लघुतरात्मक प्रश्नों को लिया है जिससे कि हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा तथ्यों को समझ सकें एवं आत्मसात कर सकें। इसी क्रम में प्रश्न संख्या 41। सामाजिक सांवेगिक विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं? सोशल इमोशनल डेवलपमेंट के सिद्धांत। सही उत्तर है ब्रोनफेन-ब्रेनर का जैव पारिस्थितिकी सिद्धांत जिसे इकोलॉजिकल थ्योरी भी कहते हैं, और दूसरा एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत जिसे साइको सोशल थ्योरी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 42। जैव पारिस्थितिकी मॉडल को समझाने के लिए बालक के इर्द गिर्द के वातावरण को कितने स्तरों या मंडल में विभाजित किया गया है? सही उत्तर है 5 स्तरों या मंडल में। प्रश्न संख्या 43। जैव पारिस्थितिकी मॉडल के अंतर्गत क्वेश्चन मार्क प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? सही उत्तर है घटक मंडल, क्रोमो सिस्टम। प्रश्न संख्या 44। उन घटकों या कारकों के उदाहरण दीजिए जो जैव पारिस्थितिकी मॉडल के लघु मंडल से संबंधित हैं। लघु मंडल, माइक्रो सिस्टम, यह मंडल बच्चे के निकटतम वातावरण से संबंधित है। लघु मंडल में शिशु अथवा बच्चे के परिवार, संगी साथी, स्कूल तथा पास पड़ोस आदि सम्मिलित होते हैं। बच्चे के सांवेगिक सामाजिक विकास की दिशा में इस घटक की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। प्रश्न संख्या 45। जैव पारिस्थितिकी मॉडल के मध्य मंडल मीजो सिस्टम को समझाइए। मध्य मंडल इकोलॉजिकल मॉडल का द्वितीय स्तरीय मंडल है। यह मंडल लघु मंडल के विभिन्न तत्वों जैसे परिवार, स्कूल, संगी साथी एवं पास पड़ोस के आपसी संबंधों से जुड़ी अनुभूतियों से बना होता है, जैसे बच्चों की पारिवारिक अनुभूतियों एवं स्कूली अनुभूतियों में संबंध। इसी प्रकार पारिवारिक अनुभूतियों और संगी साथियों की अनुभूति में संबंध। परीक्षा की दृष्टि से यदि हम देखें, यदि परीक्षा में पूछा जाए कि परिवार, स्कूल, संगी साथी एवं पास पड़ोस किस मंडल से संबंधित हैं तो हमारा उत्तर होगा लघु मंडल। और यदि परीक्षा में इन तत्वों के आपसी संबंधों से जुड़ी अनुभूतियों के बारे में पूछा जाए तो हमारा उत्तर होगा मध्य मंडल।
प्रश्न संख्या 46। जैव पारिस्थितिकी मॉडल के किस स्तर में औपचारिक संगठन जैसे माता पिता का कार्यस्थल, धार्मिक स्थान, स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र आदि सम्मिलित होते हैं? उत्तर है बाह्य मंडल में। प्रश्न संख्या 47। इकोलॉजिकल मॉडल के वृहद मंडल के घटक कौन कौन से हैं? उत्तर है सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य, नियम, कानून, सामाजिक प्रथाएं तथा परंपराएं, आर्थिक स्थिति एवं साधन आदि। परीक्षा की दृष्टि से आप इस मॉडल के सभी स्तरों से संबंधित उदाहरणों को अच्छी तरह से समझकर याद करने का प्रयास करें। एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कि परीक्षा में यदि पूछा जाए कि बच्चे के शैक्षिक विकास पर परिवार की आर्थिक स्थिति का प्रभाव पड़ता है, यह कथन जैव पारिस्थितिकी मॉडल के किस स्तर या मंडल की ओर संकेत करता है? तो हमारा उत्तर होगा वृहद मंडल, क्योंकि सामाजिक आर्थिक कारकों को वृहद मंडल में सम्मिलित किया जाता है। प्रश्न संख्या 48। संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट से क्या आशय है? संज्ञानात्मक विकास तंत्रिका विज्ञान तथा मनोविज्ञान का एक अध्ययन क्षेत्र है जिसमें बालक के मानसिक विकास के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। संज्ञान से तात्पर्य मन की उन आंतरिक प्रक्रियाओं या उत्पादों से है जो जानने की ओर ले जाती हैं। इसमें सभी मानसिक गतिविधियां शामिल रहती हैं: ध्यान देना, याद करना, संकेतीकरण, वर्गीकरण, योजना बनाना, विवेचना, समस्या समाधान करना, सृजन करना और कल्पना करना आदि। यह उल्लेखनीय है कि जीवन निर्वाह हेतु संज्ञानात्मक शक्तियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। प्रश्न संख्या 49। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को कितनी अवस्थाओं में बांटा है? उत्तर है पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या 4 प्रमुख अवस्थाओं में बांटकर की है। ये अवस्थाएं हैं संवेदी पेशीय अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठोस संक्रिया अवस्था, स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशन और औपचारिक संक्रिया अवस्था, स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन। प्रश्न संख्या 50। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की चारों अवस्थाएं किस किस आयु वर्ग से संबंधित हैं? उत्तर है संवेदी पेशीय अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, जन्म से 2 वर्ष तक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष तक, ठोस संक्रिया अवस्था, स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशन 7 से 12 वर्ष तक और औपचारिक संक्रिया अवस्था, स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन 12 वर्ष के बाद से वयस्कावस्था तक। प्रश्न संख्या 51। संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत निम्नलिखित लक्षण किस किस अवस्था से संबंधित हैं? लक्षण दिए गए हैं। पहला लक्षण वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस। दूसरा लक्षण सूचकता, संकेत तथा चिन्ह, सिग्निफायर्स, सिंबल एंड साइन। तीसरा पलटावी गुण, ट्रेट ऑफ रिवर्सिबिलिटी। और चौथा चिंतन का अधिक प्रभावी, लचीला तथा क्रमबद्ध, सिस्टमैटिक होना। यहाँ 4 प्रकार के लक्षण दिए गए हैं और चारों ही लक्षणों से संबंधित अवस्था को पूछा गया है। संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में सही उत्तर है वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस, संवेदी पेशीय अवस्था से संबंधित लक्षण हैं। सूचकता, संकेत तथा चिन्ह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित लक्षण हैं। वहीं पलटावी गुण ठोस संक्रिया अवस्था से संबंधित लक्षण हैं और चिंतन का अधिक प्रभावी, लचीला तथा क्रमबद्ध होना, अमूर्त चिंतन एवं समस्या समाधान की योग्यता औपचारिक संक्रिया अवस्था से संबंधित लक्षण हैं। परीक्षा में कई बार प्रत्येक अवस्था के लक्षणों के बारे में पूछा गया है या लक्षण दे करके अवस्थाओं के बारे में पूछा गया है, अतः आप इन लक्षणों को अच्छी तरह से भली भांति याद कर लें। प्रश्न संख्या 52। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जीववाद क्या है? उत्तर है पियाजे के अनुसार जीववाद बालकों के चिंतन में एक ऐसी परिसीमा अथवा दोष को बताता है जिसमें बालक निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझता है। जैसे पंखा, हवा, साइकिल, कार, बस सभी उसके लिए सजीव होते हैं। पियाजे के अनुसार यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज से संबंधित चिंतन का एक दोष है। क्वेश्चन नंबर 53। स्कीमा से क्या आशय है? सरल शब्दों में स्कीमा को इस प्रकार समझा जा सकता है
कि बालक के मस्तिष्क में जो पहले से चीजें अथवा तथ्य जमा होते हैं तथा बालक पहले से मस्तिष्क में जमा चीजों व तथ्यों के उपयोग करके किसी विषय वस्तु के बारे में जो धारणा बनाता है उसे स्कीमा कहते हैं। जैसे यदि हमने एक नाम लिया कंप्यूटर, तो हमारे मस्तिष्क में एक कंप्यूटर का चित्र जिसमें मॉनिटर, सीपीयू, माउस तथा कीबोर्ड के चित्र बन जाते हैं। इसी प्रकार यदि हम बात करते हैं गुलाब के फूल की, तो गुलाब के फूल का चित्र हमारे मस्तिष्क में बन जाता है। इससे स्पष्ट है कि स्कीमा बालक के मस्तिष्क में जो चीजें अथवा तथ्य पहले से जमा हैं उन्हीं का उपयोग करके किसी विषय वस्तु के बारे में जो धारणा बनती है उसे स्कीमा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, वाइगोस्की का पूरा नाम बताइए तथा इनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है। वाइगोस्की का पूरा नाम लेव सिमकोविच वाइगोस्की था। वाइगोस्की सोवियत रूस के मनोवैज्ञानिक थे। इनके द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, वाइगोस्की द्वारा प्रतिपादित सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत में ZPD के संप्रत्यय को बताइए। ZPD का विस्तारित रूप है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, अर्थात समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ZPD का संप्रत्यय समझने का प्रयास करते हैं। जब बच्चा स्वयं किसी तथ्य के बारे में जानने का प्रयास करता है, अर्थात बिना किसी बाहरी मदद के, तो इसे बच्चे का वास्तविक विकास का स्तर कहते हैं। और यही बच्चा जब उस तथ्य के बारे में जानने में किसी साथी या अपने से बड़े किसी अनुभवी व्यक्ति की सहायता लेता है, तो इसे संभाव्य विकास का स्तर कहते हैं। वास्तविक विकास के स्तर और संभाव्य विकास के स्तर के अंतर को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट अर्थात ZPD कहते हैं। उल्लेखनीय है कि सीखने में किसी की मदद लेना अंतर्वैयक्तिक परिस्थिति का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 56 एक अप्लाइड क्वेश्चन है। एक शिक्षक होने के नाते आप ZPD अर्थात जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के संबंध में क्या राय रखते हैं। वाइगोस्की द्वारा दिया गया संप्रत्यय समीपस्थ विकास का सिद्धांत अर्थात ZPD निसंदेह शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। अध्ययनों से यह स्पष्ट भी हुआ है कि किसी छात्र की समस्या समाधान क्षमता तथा नियोजन क्षमता उस समय अधिक तीक्ष्ण हो जाती है जब छात्र किसी अन्य योग्य एवं विशेषज्ञ के साथ मिलकर सीखने का प्रयास करते हैं। साथ ही इस प्रकार कार्य करने या सीखने से छात्रों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास भी होता है। अतः ZPD निसंदेह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संप्रत्यय है। प्रश्न संख्या 57, नोम चॉम्स्की को किस कार्य के लिए जाना जाता है। उत्तर है भाषा विकास के सिद्धांत के लिए। यहाँ बताया गया है भाषा विकास का सही क्रम है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। प्रश्न संख्या 58, नैतिक विकास पर कार्य के लिए किसे विशेष रूप से जाना जाता है। उत्तर है लॉरेंस कोलबर्ग को। क्वेश्चन नंबर 59, लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिकता के विकास को सिद्ध करने के लिए एवं जांच के लिए नैतिकता की 11 कहानियां बच्चों को सुनाई। इनमें से कौन सी कहानी सर्वाधिक लोकप्रिय हुई। सही उत्तर है कहानी हेंज दुविधा। हेंज दुविधा यूरोप के किसी देश की एक महिला कैंसर जैसे गंभीर रोग से पीड़ित थी। चिकित्सक के अनुसार उसके रोग के इलाज की मात्र एक दवा थी जो उसे गंभीर रोग से निजात दिला सकती थी। इस दवा को जिस दवा विक्रेता ने तैयार किया था वह उस दवा को उसकी लागत से कई गुना महंगी कीमत पर बेच रहा था। उस बीमार महिला के पति जिसका नाम हेंज था के पास उस दवा को खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। उसने दवा विक्रेता से विनती की कि वह उसे कम कीमत पर वह दवा उपलब्ध करवा दे। वह फिर भविष्य में कभी शेष राशि चुका देगा। परंतु दवा विक्रेता ने उसे बिना पूरे पैसे लिए दवा देने से इनकार कर दिया। हेंज बहुत ही निराश हो गया। उसने उसी रात को उसकी दुकान का ताला तोड़कर वह दवा चुरा ली। इस कहानी को बच्चों को सुनाने के बाद कोलबर्ग ने उनसे कई प्रश्न किए, जैसे क्या हेंज को ऐसा करना चाहिए था, क्या उसका यह आचरण अथवा व्यवहार नैतिक रूप से सही था या नैतिक रूप से गलत था, सही था तो क्यों था, गलत था तो क्यों था। इस प्रकार कई सारे प्रश्न कोलबर्ग ने बच्चों से किए। प्रश्न संख्या 60, कोलबर्ग ने नैतिक विकास के कितने स्तर व कितनी अवस्थाएं बताई हैं। उत्तर है
3 स्तर तथा 6 अवस्थाएं। प्रश्न संख्या 61। कोहलबर्ग ने जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा है? उत्तर है पूर्व नैतिक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 62। कोहलबर्ग द्वारा नैतिकता के किन 3 स्तरों को बताया गया है? उत्तर है प्री कन्वेंशनल स्तर, कन्वेंशनल स्तर और पोस्ट कन्वेंशनल स्तर। प्री कन्वेंशनल स्तर 4 से 10 वर्ष की आयु, कन्वेंशनल स्तर 10 से 13 वर्ष की आयु तथा पोस्ट कन्वेंशनल स्तर 13 वर्ष की आयु के बाद। प्रश्न संख्या 63। प्री कन्वेंशनल स्तर पर नैतिकता की अवस्थाओं को क्या नाम दिया गया है? उत्तर है, जैसा कि हमें ज्ञात है कि कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 स्तर बताए हैं और प्रत्येक स्तर में नैतिकता की 2-2 अवस्थाओं के बारे में बताया गया है। यहाँ प्री कन्वेंशनल स्तर पर नैतिकता की अवस्थाओं के बारे में पूछा गया है। प्री कन्वेंशनल स्तर पर नैतिकता की जो 2 अवस्थाएं हैं उनके नाम हैं आज्ञा एवं दंड की अवस्था तथा साधनात्मक सापेक्षवादी अवस्था। साधनात्मक सापेक्षवादी अवस्था को अहंकार अथवा अदला बदली की अवस्था भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 64। प्रशंसा की अवस्था तथा सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था नैतिक विकास के किस स्तर से संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है कन्वेंशनल स्तर से। प्रश्न संख्या 65 कि पोस्ट कन्वेंशनल स्तर पर नैतिकता की अवस्थाएं कौन सी हैं? पोस्ट कन्वेंशनल स्तर पर नैतिकता की जो अवस्थाएं हैं वे इस प्रकार हैं: सामाजिक समझौते की अवस्था और विवेक की अवस्था। सामाजिक समझौते की अवस्था को सामाजिक अनुबंध उन्मुखता अर्थात सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन भी कहा जाता है। वहीं विवेक की अवस्था को सार्वत्रिक नैतिक नियम की अवस्था यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 66। जीन पियाजे ने नैतिक विकास की अवस्था को कितने भागों में बांटा है? उत्तर है, जीन पियाजे ने नैतिक विकास की अवस्था को 2 भागों में बांटा है। पहली अवस्था प्रायत नैतिकता की अवस्था और दूसरी अवस्था स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। प्रायत नैतिकता की अवस्था 2 वर्ष से 8 वर्ष होती है। इस अवस्था को नैतिक वास्तविकता की अवस्था या दबाव की नैतिकता अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में बच्चे ये समझते हैं कि जो भी नियम उन्हें बताए जाएं, उन्हें हर हाल में उसे स्वीकार करना ही पड़ता है। दूसरी स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। यह अवस्था 9 से 11 वर्ष की आयु में प्रारंभ होती है। नैतिकता की इस अवस्था में बच्चों पर समान स्तर के लोगों अर्थात संगी साथियों के बीच संबंधों का प्रभाव पड़ता है। नैतिकता की इस अवस्था की विशेषताएं तर्क संगतता, लचीलापन, सामाजिक चेतना जैसे दूसरों के अधिकारों के लिए चिंता, मानवीय संबंधों में समानता व पारस्परिकता आदि होती है। इस प्रकार जीन पियाजे ने नैतिक विकास की अवस्था को 2 भागों में प्रायत नैतिकता और स्वायत्त नैतिकता की अवस्था में बांटकर अध्ययन किया है। क्वेश्चन नंबर 67। नैतिक निरपेक्षवाद की घटना किस अवस्था में होती है? सही उत्तर है प्रायत नैतिकता की अवस्था। नैतिक निरपेक्षवाद यह अवस्था 2 वर्ष से 8 वर्ष की आयु में होती है। इस अवस्था को नैतिक वास्तविकता की अवस्था या दबाव की नैतिकता की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में बच्चे ये समझते हैं कि जो भी नियम उन्हें बताए जाएं, उन्हें हर हाल में स्वीकार करना ही पड़ता है। यदि नियमों का पालन न किया जाए और बड़ों की आज्ञा का पालन नहीं किया जाए तो उन्हें अवश्य दंड मिल सकता है। यही कारण है कि प्रायत नैतिकता की अवस्था को नैतिक निरपेक्षवाद की संज्ञा भी दी जाती है। अर्थात बच्चों को जो आज्ञा दी गई है उन्हें उसका हर हाल में पालन करना ही है। इसे ही नैतिक निरपेक्षवाद की संज्ञा दी गई। क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित कथन के बारे में बताएं कि यह सत्य है या असत्य है। कथन: नैतिक व्यवहार को अवलोकन अथवा प्रेक्षण द्वारा भी सीखा जा सकता है। यह कथन बिल्कुल सत्य है कि नैतिक व्यवहार को अवलोकन अथवा प्रेक्षण या ऑब्जर्वेशन द्वारा भी सीखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 69। इस कथन के बारे में बताना है कि यह सत्य है या असत्य। कथन: पियाजे के अनुसार नैतिक विकास में बच्चा
पर्यावरणीय बलों का एक निष्क्रिय प्रापक होता है। यह एक असत्य कथन है। सही कथन होगा कि जीन पियाजे ने बताया है कि बच्चे अपने नैतिक विकास में एक सक्रिय सहभागी होते हैं, न कि निष्क्रिय प्रापक। क्वेश्चन नंबर 70, इस कथन के बारे में भी आप बताएं कि यह सत्य है या असत्य है। द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक के लेखक लॉरेंस कोलबर्ग हैं। द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक के लेखक लॉरेंस कोलबर्ग हैं। यह कथन भी सही नहीं है। द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक के लेखक जीन पियाजे हैं। बच्चों में जन्मजात शुद्धता होती है। चिल्ड्रन हैव एन इनेट प्योरिटी। बच्चों में जन्मजात शुद्धता होती है। चिल्ड्रन हैव एन इनेट प्योरिटी। नैतिक विकास के संबंध में यह कथन किस विद्वान अथवा दार्शनिक का है? ए. जे रूसो, बी. ऑगस्टाइन, सी. जॉन लॉक या डी. कोलबर्ग। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अथवा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अवश्य दें। आपके द्वारा दिया गया उत्तर एवं कमेंट हमें पुनर्बलन प्रदान करता है।